हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे जो आपका कंपनी लॉ था उसका हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस पेपर में दिया गया था, उस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उन 3 जो टोटल 6 क्वेश्चन है उनको तीनों को भी 6 के 6 देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर किस टाइप का आता है। पहली जो वीडियो थी उसमें हम 6 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो एक बार आप उन्हें भी चेकआउट करिएगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ए वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि हु इज़ अ प्रमोटर, डिस्कस द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताना है, इसी पार्ट में जब आप ये बता देंगे कि प्रमोटर कौन होता है, वो क्या काम करता है, उसके बाद उसकी टोटल ड्यूटी जो ड्यूटीज होती हैं वो और उसके ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में देने हैं। तो सबसे पहले आप आंसर में जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें आप प्रमोटर के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं हु टेक द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश अ कंपनी, जो कि सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी को बनाना, ठीक है। मतलब किसी भी अगर आदमी ने कंपनी का शुरू किया है तो वो क्या कहलाएगा? उसका प्रमोटर कहलाएगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर conceptualizing the business idea, arranging the necessary capital, and completing all the legal formalities required for the इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। जो भी प्रमोटर है वो क्या करेगा? कंपनी की शुरुआत करेगा। जितने भी काम होंगे शुरुआत में, जैसे कि भाई कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट करवाना या फिर जो पैसा लगेगा कंपनी को शुरुआत करने में वो, या फिर कोई आइडिया है, ठीक है, तो उस आइडिया को किस तरीके से पूरा किया जाए, ये सारे काम कौन करेगा? प्रमोटर करेगा। तो ये आपको प्रमोटर के बारे में डिटेल में देना है। प्रमोटर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें? कंपनी को बनाने में और कंपनी को आगे बढ़ाने में, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर एक कंपनी में जो होते हैं कई सारे प्रमोटर्स होते हैं। कई कंपनी में एक या दो ही प्रमोटर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करी होती है सबसे पहले, और उसके बाद फिर बाद में नए नए प्रमोटर्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद आप जब मेन आंसर में आएंगे तो मेन आंसर में 6 से 7 पॉइंट आपको बताने होंगे। सबसे पहले आप बताएंगे भाई प्रमोटर की डेफिनेशन और उसके रूल क्या होते हैं प्रमोटर। तो पहले पॉइंट में आप ये सारी चीजें बता देंगे। सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर जो होता है उसकी कंपनी में क्या लीगल पोजीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रमोटर कैपिटल ले रहा है, कैपिटल का जुगाड़ कर रहा है इधर उधर से कहीं से भी, ठीक है, बैंक से हो गया या फिर इन्वेस्टर से हो गया, तो प्रमोटर के बाद आप कह सकते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, तो उसकी क्या जो पोजीशन है कंपनी में वो क्या, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको कौन कौन से राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे। थर्ड में आप बता सकते हैं ड्यूटी ऑफ फुल डिस्क्लोजर। यहाँ पे आप सारी की सारी ड्यूटीज को एक्सप्लेन करेंगे कि प्रमोटर काम क्या करता है कंपनी के स्टार्ट होने के बाद, उसमें सारी की सारी चीज़ें। ड्यूटी टू अवॉइड सीक्रेट प्रॉफिट, ठीक है। अब भाई प्रमोटर मस्ट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट at the expenses of a company if a promoter acquire any personal benefits such as a property or contracts without disclosing it to a company, they are liable to account for such a प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हो सकता है कि भाई प्रमोटर अपने कुछ फायदे के लिए, ठीक है, काम कर रहा हो, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है कि भाई ड्यूटी टू अवॉइड सीक्रेट प्रॉफिट, तो उसकी क्या ड्यूटीज है कि वो अवॉइड कर सकता है कोई सीक्रेट प्रॉफिट, मतलब साइड बाय साइड वो अपनी अर्निंग कर रहा है तो उससे रिलेटेड चीजें भी आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। ड्यूटी फॉर गुड फेथ, भाई अच्छे फेथ के लिए प्रमोटर की क्या ड्यूटीज होती हैं वो सारी चीजें आप बताएंगे। फिर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, और लास्ट में आप बता सकते हैं ड्यूटी टू इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। भाई ऐसे कौन कौन से काम है जिससे कि भाई जो प्रमोटर है वो लीगल फॉर्मेलिटीज और के साथ क्या करता है, कंप्लायंस करता है, वो सारी चीजें आपको आपने बतानी, ठीक है। आप ये सारा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको कंक्लूजन में लिख दे रहा है। कंक्लूजन में जितना भी हमने ऊपर बताया है उसको आपको 5 से 6 या 7 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 का ए वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, स्टेट द एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज द Proquant rule is a fundamental principle in a company law to protect outsider who deal with company in a good faith, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करो भाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी कंपनी का, ठीक है, कंपनी लॉ का, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स, प्रोटेक्ट आउटसाइडर्स हु डील विद अ कंपनी इन अ गुड फेथ। कोई व्यक्ति है जो कि कंपनी के बाहर का है, ठीक है, पर वो क्या कर रहा है, कंपनी से डील कर रहा है गुड फेथ के साथ, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, वो सारी चीजें करना यहाँ पे हो जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, इंडिविजुअल डीलिंग विद अ company are entitled to assume that the internal proceedings of a company have been conducted properly and that the person they are dealing with have the necessary authority। उसके बाद क्या आता था कि भाई अगर डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है, मतलब कोई अकेला आदमी है, ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल सिंगल
तो डील कर रहा है, डीलिंग विद कंपनी और इंटाइटल, उनको क्या कर देते हैं, इंटाइटल कर देते हैं, या फिर उनको एक तरीके से रिकॉर्ड दिया जाता है टू अज्यूम दैट द इंटरनल प्रोसीडिंग्स, कंपनी के अंदर जितनी भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स होंगी ऑफ अ कंपनी हैव बीन कंडक्टेड प्रॉपर्ली, वो सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर्ली कंडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जो पर्सन डील कर रहा है, दे आर डीलिंग विद हैव अ नेसेसरी अथॉरिटी, को जिस भी पर्सन के साथ डीलिंग हो रही है उसको क्या अथॉरिटीज होनी चाहिए, उसके पास कुछ राइट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बताएंगे। फिर आप मेन आंसर में आ जाएंगे, मेन आंसर में मीनिंग बता देंगे किसकी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। उसके बाद सेकंड में आप यहाँ पे बता सकते हैं बेसिक्स ऑफ डॉक्ट्रिन, ठीक है। थर्ड में आप प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर्स, आउटसाइड जो कंपनी के बाहर के लोग हैं जो कि गुड फेथ के साथ कंपनी से डील कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन रिलेटेड चीज़ है। एक्सेप्शंस ऑफ टू द डॉक्ट्रिन, पांचवें पॉइंट में आप यहाँ पे बता सकते हैं नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। सिक्स पॉइंट में आप फॉरगेट और सॉरी फॉरग्री और फ्रॉड के बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये सारे पॉइंट काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, वन टाइम में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे ब्लॉग पेज का, वहाँ पे नोट्स के कंप्लीट नोट्स है वो आपको वहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे, तो आप जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सेवन पॉइंट में आप बता सकते हैं एक्ट बियॉन्ड द कंपनीज पावर, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। तो वैसे आपको 6 पॉइंट ही यहाँ पे बताने हैं, ज़्यादा पॉइंट आपको बताने नहीं है, तो कोई भी 6 पॉइंट आपको जो ईज़ी लगते हैं पढ़ने में वो आप यहाँ से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर नेग्लिजेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ द आउटसाइडर, आउटसाइडर का जो पार्ट है उसको नेग्लिजेंस करना, मतलब उसको नज़रअंदाज कर देना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपका कॉन्क्लूजन आ जाता है, कॉन्क्लूजन मतलब जो आपका निष्कर्ष होता है, ठीक है। वही हमने ऊपर जितना भी बताया है वो आपको यहाँ पे इजी लैंग्वेज में 4 से 5 लाइन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट आता है, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि भाई वेंकट लिमिटेड हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट जयपुर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में एक कंपनी है वेंकट लिमिटेड, ठीक है, उसका भाई रजिस्टर्ड ऑफिस वहाँ पे है। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल द कंपनी वांट टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस टू पटना, ठीक है। फॉर अच्छे आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए और कंट्रोल के लिए जो कंपनी है वो अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है जयपुर से, कहाँ, पटना में, इन स्टेट ऑफ बिहार, बिहार के पटना वाले जो जिला है वहाँ पे आप जगह है वहाँ पे करना चाहती है। बट फॉर्मेलिटी does the company have to comply with under the provisions of Company Act 2013 for shifting its register office? अब आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज कंपनी को पूरी करनी होगी अगर उसको अपना रजिस्टर ऑफिस जयपुर से पटना में शिफ्ट करना है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे देंगे, इंट्रोडक्शन में आप भाई कंपनी एक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, कि भाई कंपनी एक्ट 2013 क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, और जो रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे बात करेंगे। फिर आप आ जाएंगे मेन आंसर में, यहाँ पे आपको क्या करना है, पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो भाई स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आप जो पासिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। अप्रूवल फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर जो होता है आपके क्षेत्र का, ठीक है भाई, उससे अप्रूवल भी लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हम शिफ्ट कर रहे हैं अपना जो ऑफिस है वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इन अ न्यूज़पेपर, फिर आपको न्यूज़पेपर में अपना जो ऑफिस है, ठीक है, उसके उसके चेंज के लिए आपको क्या देना होगा, नोटिस भी देना होगा। फॉर एग्जाम्पल कई सारे लोग आपका पुराना ऑफिस जो कि जयपुर में है उसे जानते होंगे, ठीक है, बट आप अगर पटना में शिफ्ट हो गए हो तो आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि नोटिस छपवाना होगा कि भाई हमारी कंपनी जो फलाना कंपनी है कहाँ जा रही है, जयपुर से पटना में शिफ्ट हो गई है, ठीक है, उसका ऑफिस जो है वहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। फिलिंग द फॉर्म INC 28 विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, आपको एक फॉर्म भी फिल करना होगा INC 28 विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ, ठीक है। फिर इंटीमेशंस ऑफ ऑल कंसर्न अथॉरिटीज, जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं भाई उनसे कनेक्ट होना होगा, ठीक है। The company must inform all the concerned authorities such as bank, tax department or other regulatory bodies about the change in a register office। जितने भी चीज़ें आपके ऑफिस से जुड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल बैंक जुड़ा हुआ है, ठीक है, बैंक के ट्रांजेक्शन आपके ऑफिस के साथ है, उसके बाद अथॉरिटी कोई और हो गया, बैंक हो गया, टैक्स का जो डिपार्टमेंट हो गया या फिर कोई और भी डिपार्टमेंट हो गया, तो उसको आपको नोटिस भेजना पड़ेगा कि भाई हम लोग अपना जो ऑफिस है चेंज कर रहे हैं जयपुर से बिहार मतलब पटना, ठीक है, तो आपको वहाँ के जो चीज़ें था वो देरी होगी, वो सारी चीज़ आपको बतानी है। अपडेशन ऑफ कंपनी रिकॉर्ड एंड स्टेशनरी, अब आपको कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं उन सब में अपना जो न्यू एड्रेस है वो भी अपडेट कराना होगा हर एक तरफ। अगर आपने कोई कैटलॉग छपवाया है, कोई कार्ड है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई बैंकिंग रिलेटेड बॉन्ड है, तो उन सब में आपको सारी चीज़ें क्या करनी होगी, चेंज करवानी होगी। कंप्लायंस विद द स्टेट स्पेसिफिक रेगुलेटरी रेगुलेशंस, और उसके बाद जब आप पटना जाओगे तो पटना में जो स्टेट की रेगुलेशंस है उनसे आपको कंप्लायंस करना होगा, ठीक है, उनसे कनेक्ट होना होगा और उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रजिस्टर करवानी पड़ेगी न्यू डॉक्यूमेंटेशन के साथ।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप जितना भी हमने ऊपर बताया वो यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ऑफिस है जयपुर से राजस्थान किस तरीके से शिफ्ट होगा उससे रिलेटेड चीज़ें भी आप यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए, बी, सी वाले पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद और वाला ऑप्शन आता है, और वाले ऑप्शन में ये 3 क्वेश्चन और आते हैं। डिफाइन मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये आपका हमें बताना है। सबसे पहले आप मोमेंटम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन होता है, ठीक है। मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन, उसके बारे में जो भी जितनी भी जानकारी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है वो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। आर टू फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट गवर्न फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है, दो तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ, ठीक है, जो कि कंपनी को रन मतलब फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं। वाइल बोथ आर एसेंशियल, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, दे सर्व डिस्टिंक्ट पर्पस एंड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। और दोनों के दोनों अपना अलग अलग पर्पस पे काम करते हैं और अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेन करते हैं। कोई भी सेम इन्फॉर्मेशन कंटेन नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आप मेन बॉडी में आएंगे तो फिर डेफिनेशन दे देंगे। पहले आप टर्म ऑफ एसोसिएशन की, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन दे देंगे। ये दोनों डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपकी जो पॉइंट है वो बनता है। फिर आप तीसरे में बता सकते हैं लीगल स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस है। चौथे में आप यहाँ पे बता सकते हैं फोर्थ पॉइंट में कि कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जितने भी कंटेंट है वो यहाँ पे दिए हैं। फिर भाई कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उससे रिलेटेड कितने डॉक्यूमेंट है वो भी आपको यहाँ पे बताने के भी, शेयर कैपिटल, डायरेक्टर मीटिंग, डिविडेंड्स, फिर आता हूँ 10 ऑडिट्स, बाइंडिंग अप, ये सारी चीज़ें। फिर ब्लेंडिंग इफेक्ट्स और अल्टरेशन, ये 2 पॉइंट और आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यही वाला बताना है तो आप ये वाला भी बता सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपने ऊपर आंसर में बताया होगा वो आप नीचे बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट। अब हम और वाले ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब और वाले ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी बोरोड 5 लाख फ्रॉम मिस्टर देवरत, they had the power to borrow such money but only subject to ordinary resolution passed at the general meeting of a company। अब क्या होता है कि भाई जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब भाई बोरो करा एक आदमी से 5 लाख रुपया, ठीक है, 5 लाख रुपए उन्होंने क्या करे, बोरो करे। उनके पास पावर है पैसा जो है उसे बोरो करने की, बट ओनली सब्जेक्ट टू एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग कंपनी। भाई कंपनी में जनरल मीटिंग हुई थी तो उस कंपनी में भाई एक रेजोल्यूशन पास करा गया, उसके लिए इन्होंने ये पैसा लिया। इफ द कंपनी bound to pay the loan to Mr. देवरत, गिव रीजन द सिटी रिलायंस केस लॉ। तो अब आपको यहाँ पे भाई केस लॉ जो है उसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। क्वेश्चन रिजॉल्व अराउंड द लीगल बाइंडिंग नेचर ऑफ अ लोन टेकन बाय द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। भाई लोन जो है किसके द्वारा लिया गया था, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के द्वारा। वाइल देयर अथॉरिटी टू बोरो इज कंडीशनल अपॉन द पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग जनरल। और भाई इनकी जो अथॉरिटीज है उनके पास अथॉरिटी तब मिलेगी उन्हें जब वो एक मीटिंग करेंगे, जनरल मीटिंग, और उसमें वो एक बॉन्ड पास करवाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि सभी जितने भी मेंबर्स हैं उनको बताएंगे कि भाई हम एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं, कंपनी को एक्सपेंड कर रहे हैं, कंपनी को बढ़ा रहे हैं, तो हमें पैसा चाहिए, तो वो हम बोरो करेंगे ये पैसा, ठीक है। दिस सिनेरियो टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअल अथॉरिटी वर्सेस आउटसाइड questionable authority. The company's liability hinge on whether the Mr. Dhiruvat as an outsider was aware of internal irregularity or could have discovered with a reasonable degree of knowledge। कि भाई मैंने आपको बताया ना ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई बाहर का जो बंदा है उसको प्रोटेक्ट करना कंपनी को, ठीक है, कंपनी इसको प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि वो कंपनी के साथ डील कर रहा है विद गुड फेथ के साथ वो कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे आप, और फिर एक्चुअल अथॉरिटी, और क्या जो बाहर का बंदा था उसे कंपनी के अंदर की सारी बातें पता थी, डिटेल पता थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये आपको यहाँ पे बताना, ठीक है। ये हो जाता है। और उसके बाद आपका आता है मेन बॉडी में आंसर, ठीक है। मेन बॉडी में आप 6 पॉइंट जो है बताएंगे, देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट आप यहाँ बताएंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। भाई आप अंडरस्टैंडिंग कर देंगे, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, और यहाँ पे आप केस स्टडी भी लेंगे। यहाँ पे केस स्टडी जो आपने दे रखी है तो आप इसको कर सकते हैं। सेकंड वाले में आप यहाँ पे बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन इन दिस केस। इस केस में क्योंकि हमने आपको बताया कि भाई 5 लाख जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स ने एक आदमी से 5 लाख रुपए बोरो करे, ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। फिर एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी,
ठीक है। अब आपको यहाँ पे भाई एक्सेप्शन भी ले सकते हैं डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और नॉलेज ऑफ इरेगुलेटरी, ये कंपनी में रेगुलेटरी है तो उसकी नॉलेज है या नहीं है उसके बारे में अपने आप यहाँ पे बात करें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप यहाँ बता सकते हैं रिलेवेंस केस लॉ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रुंक्वांड 1856 में वही ये जो केस हुआ था, तो ये केस स्टडी है, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट, जितना भी वे हमारे पास जानकारी है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आप जानकारी यहाँ पे जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई कैसे होगा। इन द प्रेजेंट केस, ये जो केस हमारा है जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 लाख लिए हैं, ठीक है, था सिंस द डायरेक्टर्स हैड assignable authority to borrow and there is no evidence that Mr. Provide had knowledge of a missing resolution। अब देखिए कि भाई जो डायरेक्टर हैं उनके पास अथॉरिटी है पैसा बोरो करने की, पर जो मिस्टर देवव्रत हैं, ठीक है, उन्हें नॉलेज नहीं थी कि भाई कंपनी में रेजोल्यूशन के लिए पैसा बोरो किया जाए। कंपनी वुड बी बाउंड टू, कंपनी क्या है, कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि भाई उसके अकॉर्डिंग, इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या पैसा भरना ही पड़ेगा अगर कंपनी ने वो पैसा लिया है किसी बाहर के बंदे से और कंपनी को एक्सपेंड या फिर कंपनी को बढ़ाने के लिए पैसा लिया गया है, तो कंपनी को वो पैसा देना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पे बताएंगे। फिर आर्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप निष्कर्ष जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 लाख रुपए जो थे बाउंड टू पे द लोन ऑफ, जो कंपनी है, यहाँ पे कंक्लूजन में ये निकल कर आएगा कि कंपनी को 5 लाख रुपए जिस बंदे से लिया था उस बंदे को देने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर्स ने कंपनी का पैसा, कंपनी के लिए पैसा लिया था कि वो कंपनी को एक्सपेंड करेंगे, तो कंपनी को वो पैसा भरना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट आता है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावीरस ट्रांजेक्शन। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। भाई डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावीरस क्या होती है, पहले आप इंट्रोडक्शन में ये एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है डिफाइन लीगल बाउंड्रीज विद विच कंपनी मस्ट ऑपरेट, ठीक है। यहाँ पे लीगल बाउंड्रीज के बारे में बात करी गई जिससे कि कंपनी क्या करती है, ऑपरेट करती है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद मेन आंसर जो है आपका आ जाता है यहाँ पे। सबसे पहले अल्ट्रा वीरस जो है उसके बारे में बात करेंगे, रेफर टू एक्शन दे आर बियॉन्ड फुल लीगल पावर और अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये एक तरीके का एक्शन है, ठीक है, जो कि बियॉन्ड है किनके, लीगल पावर की। लीगल पावर जो होती है उससे ज़्यादा आगे है अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी, कंपनी की अथॉरिटीज से। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड में बता सकते हैं बेसिक्स ऑफ डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन के बेसिक्स क्या होते हैं। फिर आप इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, भाई इफेक्ट क्या थे, अल्ट्रा इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वेरियस ट्रांजेक्शन के बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे। नो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल, उसके बाद डायरेक्टर्स पर्सनल लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को एक बार जरूर पढ़िएगा ताकि आप लोगों को आंसर राइटिंग में दिक्कत ना। फिर छठा पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ थर्ड पार्टीज और सातवां पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑन अ कंपनीज ऑपरेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन थर्ड पार्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और इम्पैक्ट ऑन कंपनीज ऑपरेशंस, कंपनी में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको क्या करना, इम्पैक्ट पड़ रहा है उनका, तो उसके बारे में बात करना, ठीक है। फिर आपका कंक्लूजन आ जाता है, जो निष्कर्ष होता है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चन कवर अप करे, 3 क्वेश्चन शुरुआत में, उसके बाद और वाले ऑप्शन के साथ हमने 3 क्वेश्चन और भी कवर करे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ए वाले पार्ट में पूछा गया है, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस regarded as a misleading prospectus, what remedies are available against the company in a such case। prospectus, देखो, prospectus is a formal document issued by a company to invite a public to subscribe to its share और डिवेंचर्स। अब समझ लीजिए एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी है, मैं उस कंपनी को पब्लिकली करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई कंपनी के जो शेयर हैं, बाहर की जो पब्लिक है वो मेरी कंपनी के शेयर खरीद ले, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक किताब छपवाऊंगा जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उस प्रोटेक्ट जो प्रोस्पेक्टस होती है उसमें क्या होता है, मेरी कंपनी के बारे में जानकारी, मेरी कंपनी आने वाले सालों में कैसे काम करेगी, मेरी कंपनी ने पिछले कई सालों में कैसा परफॉर्म किया, ये सारी जानकारी उसमें होती है, ठीक है। बट सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि अपनी कंपनी के मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा दूँ, मैं दिखा दूँ कि भाई मेरी कंपनी ने 5 साल में इतना सारा बिजनेस कर लिया, पर मेरी कंपनी तो बिजनेस कर ही नहीं रही है, ठीक है। पर मैं उसमें सारी की सारी गलत जानकारी नहीं प्रिंट करा के आप लोगों में बांट दूँ और आप लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीद दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिसलीडिंग कर रहा हूँ मैं प्रोस्पेक्टस के जरिए आप लोगों को। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई इसका क्या, जो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, वो क्या होती है और कैसे होती है। उसके बाद आपको इसके लिए रेमेडीज क्या क्या है इसके अलावा, तो आपको ये रेमेडीज मतलब स्टेप ठीक करने के तरीके क्या है, ये आप पहले में आप यहाँ पे बताएंगे डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। मिसलीडिंग जो प्रोस्पेक्टस होती है उसका डेफिनेशन और उसका नेचर क्या है वो आप यहाँ पे बताएंगे। सेकंड में आप बताएंगे टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस, जो
प्रोस्पेक्टस होती है उसमें ना गलत गलत स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, जैसे कि फ्रॉडलेंट या फिर नेग्लिजेंट या फिर इनोसेंट, ये सारी चीज़ें दे दी जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, आपको गलत डेटा दे दो कि मेरी कंपनी ने पिछले 5 साल में इतना प्रॉफिट कमाया, और मेरी कंपनी ने तो प्रॉफिट उसका आधा भी नहीं कमाया, तो क्या हुआ, जानकारी गलत है। बट मैं आपको तो जानकारी दे रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गलत। उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा पॉइंट, लीगल प्रोविजंस अंडर अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का जो एक्ट होता है, कंपनी एक्ट 2013, उसके भाई अंतर्गत लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर रेमेडीज अवेलेबल टू इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है भाई, उन्होंने प्रोस्पेक्टस देख के क्या करा, शेयर खरीद ली, पर बाद में उन्हें पता चला कि अरे कंपनी तो लॉस में है, ठीक है, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के जरिए वो लोग फंस गए, ठीक है, तो सिविल सूट वो लोग फाइल कर सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ, और अपना जो पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा जीत सकते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट आ जाता है डेफिनेशन अगेंस्ट, सॉरी, डिफेंस अगेंस्ट लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट में आप डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सेप्ट एनी expert can escape liability if they prove that misleading statement was made without their knowledge। अब जितने भी लोग हैं, प्रोमोटर हो गए, डायरेक्टर हो गए, ठीक है, या कोई और भी हो गया, वो स्केप कर सकते हैं इस लाइबिलिटी से, अगर वो ये प्रूव कर दें कि भाई जितनी भी गलतियां हुई है, स्टेटमेंट दी गई, वो उन्हें पता ही नहीं था, दैट दे एक्सेप्टेड ड्यू डिलिजेंस और दैट दे विथड्रॉ कंसेंट बिफोर द प्रोस्पेक्टस वाज इशू, ठीक है। और भाई उन्होंने अपनी कंसेंट थी कि भाई मैं, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का क्या हूँ, प्रमोटर या मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मेरे को बताए बिना मेरी कंपनी ने भाई क्या करा, प्रिंटिंग कर दी, प्रोस्पेक्टस और लोगों में बांट दी, और जब मेरे को पता चला, मैंने भाई अपना हाथ खींच दिया, उस समय मैं बच सकता हूँ, अगर मैं ये प्रूव कर देती कि भाई मैंने तो मना कर दिया था कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं करना, और मेरी कंपनी ने क्या करा, मेरी कंपनी ने वो काम करा, ठीक है, तो उस समय डायरेक्टर या प्रमोटर बच जाएगा, अदरवाइज आप लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा। फिर इसके बीच में भाई सेबी भी आ जाती है, ठीक है। रोल, सेबी का क्या रोल है, रेगुलेटिंग प्रोस्पेक्टस, ये आपका बताना है। और सातवें पॉइंट में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ अ कंपनी, भाई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या है कंपनी के, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर बताई है वही आपको आगे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट आता है, जिसमें पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर, सॉरी, फॉर पे फॉर फिशर्स ऑफ शेयर, ठीक है, फॉर पिक्चर ऑफ शेयर, हाउ इज फॉर पिक्चर्स ऑफ शेयर डिफरेंट फ्रॉम सरेंडर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे शेयर के बारे में आप बात करेंगे कि भाई क्या होते हैं और शेयर होल्डर क्या होते हैं, फिर फॉरफिट शेयर बॉन्ड्स कौन से होते हैं, और उसके साथ साथ जो सरेंडर शेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो दोनों चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। यहाँ पे देख करके फॉरफिशर शेयर, फॉरफिशर ऑफ शेयर इज अ लीगल प्रोसेस वेयर कंपनी कैंसल द शेयर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, डिफॉल्ट शेयर होल्डर होते हैं उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, ठीक है। और जो सरेंडर शेयर होते हैं, ऑकर वन शेयर होल्डर वॉयलेटरी रिटर्न देयर शेयर टू द कंपनी। अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे, वो अपनी कंपनी को शेयर जो है वापसी कर दे रहे हैं, तो आपके सरेंडर ऑफ शेयर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मेन आंसर पे आते हैं, तो मेन आंसर पे आप सबसे पहले मीनिंग ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्रोसेस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और फॉर फ्यूचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फॉर फीचर्स के बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे तीसरे पॉइंट में। मीनिंग ऑफ सरेंडर शेयर, सरेंडर शेयर क्या होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है उन शेयर्स को वापस करने की या प्राप्त करने की, ठीक है। फिर 6 में आप बता सकते हैं की डिफरेंस बिटवीन फोरफीचर एंड सरेंडर, की डिफरेंस, बिल्कुल मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, आप ये बताएंगे। लीगल एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, लीगल और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बारे में, और फिर आप यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो कंक्लूजन देने के बाद आपका जो आंसर है कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3, क्वेश्चन नंबर 3 के सी वाले पार्ट में आप देखेंगे, तो व्हाट इज बोनस इशू, बोनस इशू क्या होता है, स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद बिफोर मेकिंग एनी बोनस इशू, बोनस इशू क्या होता है किसी कंपनी में, वो आप बताएंगे, और आपको वो कंडीशंस भी बतानी है जिसके साथ कंप्लाइड होता है अगर बोनस इशू करा जा रहा है उससे पहले, ठीक है। तो बोनस इशू इज अ कॉर्पोरेट एक्शन वेयर कंपनी इशू एडिशनल शेयर टू इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब समझिए बोनस इशू का क्या मतलब होता है कि भाई मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मैंने किसी कंपनी के अच्छे खासे शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेगी कंपनी, कुछ एडिशनल शेयर को क्या करेगी, लागू करेगी, ठीक है, और वो शेयर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर करंट होल्डिंग, और मेरे पास भाई करंट होल्डिंग्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सुना होगा ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल भाई मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, कंपनी ने बोनस इशू करा कि हर 5 शेयर पर मेरे को 1 शेयर मिल जाएगा, ठीक है, तो टोटल मेरे को कितने शेयर मिलेंगे फ्री में, मेरे को हर 5 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा, तो मेरे को टोटल 20 शेयर जो है वो फ्री में मिल जाएंगे मेरे 100 शेयर के मुकाबले में, ठीक है। तो ये होता है बोनस इशू। बोनस इशू के बाद आप यहाँ पे भाई मीन
बॉडी में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। पहले में क्या होता है, मीनिंग क्या होती है और पर्पस क्या होता है बोनस इशू का, आप ये बताएंगे। सेकंड में सोर्स ऑफ बोनस इशू का सोर्स क्या होता है। फिर ऑथराइजेशन इन एक्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अप्रूवल बाय शेयर होल्डर के अप्रूवल से। फिर कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट 2013। फिर सेबी की जो गाइडलाइंस है, ठीक है, जब भी वो रजिस्टर होती है मार्केट में तो सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा उनका जो कंपनीज है वो सब करे जाएगा। और अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है, सॉरी, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फिर अकाउंटिंग हो गया, फिर डिस्क्लोजर करा जाएगा सारे के सारे शेयर। तो यहाँ पे आपका ही खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप सारा का सारा ऊपर जितना भी आपका है या नीचे इजीली बता देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट। अब हम और वाले ऑप्शन की तरफ आ चुके हैं, चाहे तो आप ऊपर वाले 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नीचे वाले 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। बायबैक शेयर इज अ इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्रूव शेयर होल्डर नेटवर्क। एक्सप्लेन द स्टेट एंड कंडीशंस गवर्निंग द बायबैक शेयर। बायबैक शेयर का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है टाटा, टाटा की कंपनी का उदाहरण ले लेते हैं। तो भाई टाटा की कंपनी है, ठीक है, उसके जितने भी शेयर होल्डर हैं, तो भाई कंपनी ने क्या कहा कि भाई मैं आपने जितने में भी, फॉर एग्जांपल मैं टाटा कंपनी का क्या हूँ, शेयर होल्डर हूँ। मैंने टाटा कंपनी के 100 शेयर खरीद रखे हैं 500 के रेट पर। तो कंपनी क्या करेगी, वो शेयर मेरे से वापसी खरीद लेगी। कंपनी मेरे को उस हर एक शेयर का, मैंने कितने 500 के रेट पे खरीदा था, कंपनी मेरे को 515 रुपए देगी और मेरे से वो शेयर खरीद लेगी। तो इसको क्या कहते हैं, बायबैक कहते हैं कि कंपनी अपने ही शेयर खुद ही खरीद रही है। और रीपरचेज, ठीक है, शेयर रीपरचेज का मतलब है पहले शेयर होल्डर ने परचेज करा, उसके बाद कंपनी ने उसे रीपरचेज कर लिया शेयर होल्डर से, ठीक है। तो शेयर होल्डरों को 15 रुपए का हर एक शेयर पे फायदा हो गया और कंपनी को अपने शेयर वापसी मिल गई, क्योंकि कंपनी को अपनी वैल्यू का पता चल गया होगा कि भाई हाँ भाई मेरी वैल्यू है, तो इन फ्यूचर अगर हमारे शेयर हमारे पास रहते हैं तो हम अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। उसके बाद आप मेन बॉडी में आएंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायबैक शेयर का क्या, कॉन्सेप्ट क्या होता है बायबैक शेयर का, आप ये बताएंगे। सेकंड में आप बताएंगे हाउ बायबैक इंप्रूव शेयर होल्डर नेटवर्क। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे शेयर हैं, उनकी नेटवर्थ को भाई किस तरीके से इंप्रूव करती है, तो ये आपको यहाँ पे बता देना है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 आएगा, उसमें आप बात करेंगे कंडीशंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंडीशंस क्या है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, ये आपको यहाँ पे बतानी है। फोर्थ में आप बताएंगे सोर्स ऑफ फंड फॉर बायबैक। अब कंपनी के पास भाई इतना पैसा कहाँ से आ गया कि उसने ही अपने ही शेयर वापसी खरीद लिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप वो बता सकते हैं कि भाई कहाँ से पैसा लिया कंपनी ने। कंपनी के भाई फ्री रिजल्ट्स होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, प्रीमियम्स, या फिर प्रोसीड फ्रॉम प्रीवियस इशू ऑफ शेयर, ठीक है। भाई कंपनी ने जब पिछले शेयर फेंके थे तो उससे जो पैसा आया उसी शेयर से कंपनी ने आपकी बार अपने शेयर वापसी खरीद लिए। तो ये सारी चीज़ आपको आपको बतानी है कि कंपनी के पास पैसा कहाँ से है शेयर को दोबारा खरीद। फिर पांचवा पॉइंट में आप बता सकते हैं मेथड। फिर बाईबैक का मेथड क्या होता है, टेंडर उठाया जाएगा, ओपन मार्केट में भाई ऑफर लाया जाएगा, बिल्डिंग होगी और फिर लास्ट में स्टॉक एक्सचेंज में ये सारी चीजें कल को। फिर आ जाता है छठा पॉइंट कि भाई सेबी रेगुलेशन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें, और साथ में आप बताएंगे पोस्ट बायबैक कंप्लायंस। पोस्ट बायबैक कंप्लायंस क्या होती है वो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे, कंक्लूजन जो कि निष्कर्ष होता है। जितना भी हमने ऊपर बताया वो सारा इजी लैंग्वेज में आप यहाँ पे बता देंगे, तो आपके जो नंबर है वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है बी वाले पार्ट में। एक मोहिनी लिमिटेड है इशूड अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन सम मिसलीडिंग स्टेटमेंट। मिस्टर रहमान नोइंग द फैक्ट डिड नॉट सब्सक्राइब टू द इशू बट ही परचेज सम शेयर फ्रॉम ओपन मार्केट एंड क्लेम compensation from a company on a ground that prospectus issue a company contain a misleading statement can be substituted। अब देखिए, एक भाई मोहिनी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, उसने भाई अपनी प्रोस्पेक्टस को छपवाया, ठीक है, और उसे पब्लिकली बांट दिया, पर उस प्रोस्पेक्टस में उसने बहुत सारी गलत जानकारी की थी। फिर एक आदमी आता है मिस्टर रमन, वो क्या करता है, उसे पता है कि कंपनी की जो प्रोस्पेक्टस है उसमें गलती है, उसमें बहुत सारी मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रखी है, बंदे को पता है। तो उसने क्या करा, जब आईपीओ आता है, ठीक है, तो उस समय कंपनी ने उस समय मिस्टर रमन ने आईपीओ में पैसा नहीं लगाया, उसने वहां से शेयर नहीं खरीदे। परंतु कुछ समय बाद उसने पब्लिक मार्केट में, जब फॉर एग्जांपल मैंने आईपीओ में पैसा लगाया, मैंने शेयर ले लिए, ठीक है, बट रमन ने क्या करा, मेरे से शेयर ले लिए। तो मिस्टर रमन ने डायरेक्ट कंपनी से शेयर ले लिए, मुझसे लिए ओपन मार्केट में। उसके बाद मिस्टर रमन ने क्या करा, लॉ सूट फाइल कर दिया, ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट कंपनसेशन के लिए कि भाई मैंने जो शेयर खरीदे हैं कंपनी ने गलत जानकारी दी है उसके लिए, ठीक है। तो ये करा, तो क्या वो आदमी कोर्ट में जाके इस केस को जीत सकता है, क्या वो सक्सीड होगा या नहीं होगा, ये आपको रीजन के साथ यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन में आप सारे के सारे जो चीजें हैं प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड गलत है, ठीक है, और उसने सब्सक्राइब नहीं करा था उसको, किसको, आईपीओ को। तो ये सारी चीजें आप बताएं। उसके बाद आप पॉइंट में आएंगे तो लीगल प्रिंसिपल प्योरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट, प्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ मिस
मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस में, डॉक्ट्रिन ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस थी उसमें गलत जानकारी दी गई थी, तो उसके बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे। केस लॉ प्रेसिडेंट पीक वर्सेस गुरने, ठीक है, तो ये आप केस को जो है वो बता सकते हैं। मिस्टर रमन पोजीशन, मिस्टर रमन की पोजीशन क्या थी, ये आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे क्या पोजीशन थी कि भाई मिस्टर रमन को पता था कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो उसने डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदे, उसने कुछ समय बाद कंपनी के बाहर से वो शेयर खरीद लिया ओपन मार्केट में से, ठीक है। तो सिंस ही डिड नॉट rely on misleading statement of a company investment, he cannot claim that he suffered a loss due to prospectus, ठीक है। आप समझ, अब इसको समझिए कि भाई उसको ना पैसा मिलेगा ही, क्यों? क्योंकि उसने कभी प्रोस्पेक्टस पढ़ी ही नहीं, उसने प्रोस्पेक्टस पढ़ी ही नहीं, ठीक है। तो क्या है कि भाई यहाँ पे क्या लिखा गया, आप यहाँ पे पढ़ेंगे, सिंस ही डिड नॉट रिले ऑन मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, ही कैन नॉट क्लेम दैट ही सफर्ड अ लॉस ड्यू टू प्रोस्पेक्टस। जब उसने प्रोस्पेक्टस पढ़ी ही नहीं, तो वो प्रोस्पेक्टस के कारण किस तरीके से लॉस में चला गया, ठीक है, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। पांचवें पॉइंट में अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आईपीओ में पैसा लगाया, मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ी, मैंने आईपीओ में पैसा लगाया, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदे प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद, परंतु कंपनी ने गलत जानकारी दी तो मैंने पैसा लगा दिया, ठीक है, तो मेरे को तो लॉस हुआ ना, पर जिस बंदे ने मेरे से शेयर खरीदा उसको किस बात का लॉस? उसने तो डायरेक्ट कंपनी से खरीदी ही नहीं, उसने तो कंपनी से प्रोस्पेक्टस ली ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होती हैं, फिर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या होगा, मतलब प्रैक्टिकली कौन कौन सी चीजें करी जाएंगी, वो सारी चीजें और पॉसिबल एक्सेप्शंस ये आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपको कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष आ जाएगा, निष्कर्ष में आप यहाँ पे ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के सी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है कि हु इज द मेंबर ऑफ कंपनी, मेंबर मतलब मेंबर ऑफ कंपनी कौन होते हैं, एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के मेंबरशिप को लेने के लिए कौन कौन से जो मोड्स है वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप भाई एक्सप्लेनेशन देंगे कि कंपनी के मेंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मेन बॉडी में आप यहाँ पे बता सकते हैं डेफिनेशन ऑफ अ मेंबर, मेंबर की डेफिनेशन क्या है। सेकंड में मेंबर्स के राइट्स क्या है। थर्ड में पहला मोड क्या है अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो। मोड नंबर 2 पॉइंट नंबर 4 में। मोड नंबर 3 पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। मोड नंबर 4 क्या कहता है, छठे पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है। मोड नंबर 5, मोड नंबर 6 और मोड नंबर 7। टोटल 7 मोड्स हैं या 7 तरीके हैं जिससे कोई आदमी कंपनी का क्या बन सकता है, मेंबरशिप ले सकता है, मेंबर बन सकता है। ये 7 जो तरीके हैं, तो इनको यूज करके आप लोग कंपनी का क्या बन सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आ जाता है आपका कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में जितना भी हमने ऊपर बताया उन सब चीज़ों को आपका यहाँ पे ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, आप जाके डायरेक्टली उन्हें रीड आउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, ठीक है। ब्लॉग की वेबसाइट है, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर हमने दे रखे हैं, तो जाके जरूर पढ़िएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, काफी यूजफुल चीजें हम लोग वहाँ पे डालते रहते हैं, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। मिलता है अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।